आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की जिसे पता है अक्सर इतिहास के पन्नों में भुला दिया जाता है। नाम था नंद वंश। और ये सिर्फ एक राजवंश नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत थी जिसने भारत का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, कहानी की शुरुआत ना एक बहुत बड़े सवाल से होती है। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम तो सबने सुना ही है। वो राजा जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी। पर क्या कभी सोचा है कि भारत की सरहद पर आकर उसकी सेना ठिठक क्यों गई, क्यों रुक गई? इसका जवाब सिर्फ एक नाम में छिपा है, और वो नाम है नंद साम्राज्य। जरा सोचकर देखिए, ग्रीक हिस्टोरियंस के मुताबिक नंद सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे। 2 लाख। ये उस जमाने की किसी भी यूरोपियन आर्मी के मुकाबले एक बहुत ही बड़ी, मतलब अविश्वसनीय शक्ति थी। और ये तो बस शुरुआत थी। उनके साथ थे 20,000 फुर्तीले घुड़सवार। ऐसे घुड़सवार जो मैदान जंग में बिजली की रफ्तार से दुश्मन के हौसले तोड़ सकते थे। और फिर आता था उनका सबसे खतरनाक हथियार, 3,000 जंगी हाथी। सोचिए, एंशिएंट वर्ल्ड के लिविंग टैंक्स की तरह। अब जरा सिकंदर के उन थके हारे सैनिकों के बारे में सोचिए। जब उन्होंने इस विशाल, इस डरावनी सेना के बारे में सुना होगा तो उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। बस यही वो दीवार थी जिसे सिकंदर कभी पार नहीं कर सका। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली साम्राज्य आखिर बनाया किसने था? बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये साम्राज्य किसी राजा महाराजा या बड़े योद्धाओं ने नहीं, बल्कि समाज के उन लोगों ने बनाया था जिन्हें हाशिए पर रखा गया था। इस पूरी क्रांति का जो हीरो था वो था महापद्मनंद। बात है करीब 445 बीसीई की। उन्होंने मगध के जमे जमाए शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा कर लिया। पर सुनिए, ये सिर्फ एक राजा का दूसरे को हटाना नहीं था, नहीं, ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था को एक खुली चुनौती थी। देखिए, महापद्मनंद की कहानी में जो बात सबसे रेवोल्यूशनरी है वो ये कि वो क्षत्रिय नहीं थे, मतलब पारंपरिक शासक वर्ग से नहीं आते थे। पुराणों की माने तो वो शूद्र मूल के थे, और शायद इसी वजह से ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें अधार्मिक तक कहा गया। सोचिए, वो भारत के पहले नॉन क्षत्रिय एम्पायर बिल्डर थे, एक ऐसा इंसान जिसने सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उनका सोशल बैकग्राउंड उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाया। पुराण उन्हें कहते हैं एक छत्र, मतलब पूरी पृथ्वी का एकमात्र शासक। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उन्होंने इक्ष्वाकु, कुरु, पांचाल जैसे कितने ही शक्तिशाली क्षत्रिय वंशों का नाश कर दिया। तो मतलब साफ है, उन्होंने अपनी ताकत से यह साबित कर दिया कि शासन करने का हक जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मिलता है। तो चलिए अब वापस चलते हैं नंदों की शक्ति के उस शिखर पर और जरा करीब से देखते हैं उस सेना को जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता के कदम रोक दिए थे। देखिए, ये सिर्फ गिनती नहीं थी, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री मशीन थी। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी और 2,000 युद्ध रथ। ये सेना इतनी विशाल और इतनी वेल इक्विप्ड थी कि सिकंदर के बैटल हार्डन सैनिकों ने भी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। वो किसी एक लड़ाई से नहीं डरे थे, नहीं, वो डरे थे एक ऐसी शक्ति के सामने निश्चित मौत के ख्याल से, एक ऐसी शक्ति जो उनकी समझ से ही परे थी। और इसी सेना के दम पर एक विशाल साम्राज्य टिका हुआ था, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब तक फैला हुआ। मौर्य साम्राज्य से भी पहले यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे सेंट्रलाइज्ड राज्य था। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक उतार भी आता है, और नंद वंश का पतन उतना ही ड्रामेटिक था जितना उसका उदय। जो साम्राज्य इतनी शक्ति और एम्बिशन पर खड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे लालच में डूबने लगा। और इस कहानी का विलेन था आखिरी शासक धनानंद। अब विडंबना देखिए, उसके नाम का मतलब ही था धन का प्रेमी, और सच कहूं तो उसने अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक भी किया। धनानंद ने अपनी प्रजा पर टैक्स का ऐसा बोझ डाला कि पूछिए मत। जमीन पर टैक्स, व्यापार पर टैक्स, जानवरों पर टैक्स, सिंचाई पर टैक्स, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। उसका खजाना तो भरता जा रहा था, लेकिन उसकी क्रूरता और उसके घमंड की वजह से आम जनता से लेकर बड़े बड़े विद्वान तक सब उससे नफरत करने लगे थे। और एक बात तो तय है, जब कोई शासक अपनी प्रजा का भरोसा खो देता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। नंद साम्राज्य के पतन की चिंगारी भी एक विद्वान के अपमान से ही भड़की। कहानी का टर्निंग पॉइंट, वो निर्णायक मोड़,
तब आया जब धनानंद ने अपनी भरी सभा में चाणक्य नाम के एक महान विद्वान का बुरी तरह अपमान कर दिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उस अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। मैं इस नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा संकल्प था जिसने भारत का भाग्य ही बदल कर रख दिया। और बस उस एक प्रतिज्ञा ने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी कि सब कुछ बदल गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक साधारण से नौजवान को अपना हथियार बनाया, उसे ट्रेनिंग दी, एक सेना तैयार की और करीब 321 BCE में धनानंद को हराकर नंदवंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि नंदवंश का महत्व क्या है? क्या वो सिर्फ एक फेल्ड डायनेस्टी थे? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो थे साम्राज्य से पहले का साम्राज्य। उनकी लेगेसी को हम 3 जरूरी स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, उन्होंने भारत को उसका पहला सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल स्टेट दिया। स्टेप 2, उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्होंने वो नींव तैयार की जिस पर चंद्रगुप्त और अशोक ने महान मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। सच तो यह है कि नंदों के बिना मौर्य साम्राज्य शायद कभी होता ही नहीं। आखिर में नंदवंश की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, नंदों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, एक विशाल सेना खड़ी की और बेहिसाब दौलत जमा की, लेकिन वो अपनी ही प्रजा का दिल नहीं जीत सके। तो सवाल यही है कि क्या एक शक्तिशाली विरासत काफी है अगर कोई शासक लोगों का ही समर्थन खो दे? इस पर सोचिएगा जरूर।